अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम जो है वो हमने प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के बारे में पढ़ा था। और पहले तो हमने एक ओवरऑल जो है कॉन्सेप्ट पीआईडी का वो देख लिया था। उसके बाद हमने इंडिविजुअली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को देखा था और उसमें हमने जो कंक्लूजन निकाला था वो निकाला था कि जो स्टेडी स्टेट एरर है उसमें वो मौजूद रहता है, वो उसको एलिमिनेट नहीं करता है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर स्टेडी स्टेट एरर को एलिमिनेट नहीं करता है, लेकिन उसको कम ज़रूर करता है, वो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ के। तो के को आप अगर बढ़ाएंगे तो वो जो स्टेडी स्टेट एरर है वो कम तो होगा, लेकिन उसको ख़त्म नहीं करेगा, एलिमिनेट नहीं करेगा। और बहुत सारी कंडीशंस में आपको उसको एलिमिनेट करना होता है। अच्छा, एक बात तो और ख्याल रखना आपने यहाँ पे कि ये जो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो आपका आउटपुट है वो जा रहा है और उसमें ऑफसेट है, वो जो कि स्टेडी स्टेट एरर है इस केस के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा 1 से नीचे ही रहे, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम, डिपेंडिंग ऑन द इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, डिपेंडिंग ऑन द एरर, डिपेंडिंग ऑन द केपी, और डिपेंडिंग के सिस्टम का ओवरऑल बिहेवियर कैसा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर सिस्टम बहुत फास्ट हो और जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी से मुराद कि कितनी जल्दी आप फीडबैक ले रहे हैं, अगर वो स्लो हो थोड़ा, तो ये भी हो सकता है कि सिस्टम 1 को क्रॉस कर जाए और फिर सिस्टम में ओजिलेशंस स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। लेकिन वो जो ओजिलेशंस होने के बाद जो जहाँ भी सिस्टम कन्वर्ज करेगा या जिस पॉइंट पे आके रुकेगा, उस वो वन वन नहीं होगा, वो 1 पे आके कन्वर्ज नहीं करेगा कभी भी। तो उस वक्त भी सिस्टम में स्टेडी स्टेट एरर रहेगा, ऑफसेट रहेगा, यानी कि वो 1 पर कन्वर्ज नहीं करेगा, वो 1 के नीचे होगा, ठीक है। और वो अभी आगे जब हम इसको मजीद देखेंगे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को, तो उसमें भी हम एक आगे एग्जांपल है उसमें भी आपको नज़र आएगा ये। और मैं अभी एक जो सिमुलेशन है वो भी दिखाऊंगा, तो उसमें भी आपको ये आइडिया होगा। तो पहला तो कंक्लूड ये करना है कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर स्टेडी स्टेट एरर को कम करता है, एलिमिनेट नहीं करता है। तो अब क्या किया जाए इस पर, क्योंकि हमें तो ऑब्वियसली वी नीड कि स्टेडी स्टेट एरर आपका ज़ीरो हो, जहां हम कन्वर्ज सिस्टम को करवाना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वहीं पे सिस्टम कन्वर्ज हो जाए। तो आगे चलते हैं और अब हम इस्तेमाल करते हैं द इफेक्ट ऑफ इंटीग्रल कंट्रोलर ऑन सिस्टम। तो आप ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, आपको आइडिया है कि इंटीग्रल में के आई इंटीग्रल गेन जो है इंटीग्रल कंट्रोलर का, और जो एरर है वो तमाम उनकी एडिशन होती है फ्रॉम जीरो टू एट द प्रेजेंट टाइम। और वो ऑब्वियसली आप लेप्लास में निकालेंगे तो के आई डिवाइड बाई एस होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो कंट्रोलर जहाँ पे पहले के पी लिखा हुआ था, यहाँ पे के डिवाइड बाई एस लिखा हुआ है। हेयर के इज ऑब्वियसली द इंटीग्रल कंट्रोलर गेन। तो ये के और एस, इसका मतलब ये है कि ये जो कंट्रोलर है दिस इज एन इंटीग्रल कंट्रोलर। तो यहाँ पे भी हम एक्जैक्टली वही काम करेंगे। सो क्या किया, सबसे पहले जो इसका हमने जो ट्रांसफर फंक्शन है क्लोज लूप सिस्टम का वो निकाल लिया। सिंपली मल्टीप्लाई करें जो है, फिर आप उसके ऊपर रूल नंबर 7 लगाएं, आपको सबको आता है ये। और फिर हमने, क्योंकि हमें तो ई एस चाहिए ना, अगर हम स्टेडी स्टेट एरर यहाँ निकालना चाह रहे हैं, जैसे हमने प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में स्टेडी स्टेट एरर निकाला था, एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम वही चाहेंगे कि यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर निकालें और कंपेयर करें कि इंटीग्रल कंट्रोलर स्टेडी स्टेट एरर के साथ क्या करता है। तो यहाँ पे भी एक्जैक्टली वही किया हमने। पहले एक रेशियो ले लिया ई एस डिवाइड बाई आर एस, जब जो कि आपको पता है कि ई एस इज नथिंग बट आर एस माइनस सी एस। तो सी एस डिवाइड बाई आर एस, सी एस डिवाइड बाई आर एस तो आपको ही पता है, और फिर आर एस जो है वो जो है आप उसको वहाँ 1 हो जाएगा ये। तो आप जो उसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली दिस थिंग वी विल गेट एलसीएम लेने के बाद। तो इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने लगाना है, हमने स्टेडी स्टेट एरर निकालना है। और वो ऑब्वियसली उसका फॉर्मूला आप लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि हम जो है फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं, मतलब एस ई एस, मुझे ई एस चाहिए और साथ में मैं एस से मल्टीप्लाई करूँगा और लिमिट लगा दूंगा एस टेंड्स टू जीरो। तो ये उसी के बराबर है कि हम टाइम डोमेन में टी टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएं और ई टी निकाल लेना हो, ठीक है। जो कि स्टेडी स्टेट एरर का बेसिक मकसद है कि आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम हैज़ बीन पास्ड, तो उसके बाद क्या एरर सिस्टम के अंदर है। तो आप ये ई एस की वैल्यू यहाँ से डालेंगे, आप एस जो है वो मल्टीप्लाई होगा। और ऑब्वियसली हम जो जितना भी काम कर रहे हैं वो हम यूनिट स्टेप के ऊपर कर रहे हैं, तो आर एस जो है वो आपका यूनिट स्टेप है, यानी कि 1 ओवर एस है। उसको वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और लिमिट लगाएंगे तो यू विल गेट ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल कंट्रोलर जो है वो स्टेडी स्टेट एरर को एलिमिनेट कर देता है, ज़ीरो कर देता है। अब इसकी फिजिकल थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको कि होता क्या है एग्जैक्टली। तो इसी अगेन यही बात करते हैं कि अगर जो ये आपका मास है, इसको हम मूव करना चाह रहे हैं ऑब्वियसली, थोड़ा टाइम दे, इसको ज़रा अनग्रुप कर दूँ। अच्छा जी, तो हम इस सिस्टम को जो है मूव करना चाह रहे हैं आगे, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका एरर कम से कम होगा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में, लेकिन इंटीग्रल में जो आपकी, क्योंकि एरर तमाम ऐड हो रहे होते हैं तो ये कभी भी कम नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर
मैं यहाँ पर भी पहुँच जाऊँ, एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुँच जाऊँ जहाँ मुझे पहुँचना है, जहाँ की रिक्वायरमेंट है, स्टिल देयर विल बी समथिंग यूटी, यानी कि सिस्टम पे जो फोर्स आ रही है वो अभी भी मौजूद होगी। तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम यहाँ आके रुकेगा नहीं। अगर सिस्टम में सिर्फ इंटीग्रल कंट्रोलर लगा हुआ हो तो एरर, जब एरर आपका ज़ीरो हो जाए, जब भी आपकी यूटी रहेगी, क्योंकि वो पिछले तमाम एरर्स को ऐड कर रहा होगा, तो इसमें होगा क्या, सिस्टम आपका आगे निकल जाएगा। तो सिस्टम आपका आगे निकलेगा यानी कि एरर नेगेटिव हो जाएगा। फिर आफ्टर सम टाइम जब दोनों एरर्स ज़ीरो होंगे तो ये वापस पीछे की तरफ आएगा। तो बेसिकली आपका जो सिस्टम है वो ऑसिलेशंस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तो वो रुक नहीं पाएगा उस जगह पे आके। तो ये मसला है इंटीग्रल कंट्रोलर का, कि जब आप इंटीग्रल कंट्रोलर लगाते हैं सिस्टम में तो सिस्टम जो है वो ऑसिलेशंस स्टार्ट कर देता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसका स्टेडी स्टेट एरर कम ज़ीरो हो जाएगा, एलिमिनेट कर देता है वो, ठीक है। तो ये स्टेडी जो आपका इंटीग्रल कंट्रोलर है, इसमें हमने स्टेडी स्टेट एरर देखा कि किस तरह ज़ीरो करता है वो, मैथमेटिकली भी और फिजिकली भी समझ आ रहा है कि वो सिस्टम को जो है वो ओवरशूट में ले जाता है। ओवरशूट से मुराद 1 पे जाना तो 1 से आगे ले जाएगा। अच्छा, अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक फिगर है जिसमें ये बताया गया है दोनों का जो प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक्शन है और जो इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन है, दोनों का कंपेयर किया गया है। दोनों का एरर देखें, जो ऊपर वाली फिगर है इसमें एरर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, देखें बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर बिहेव कर रहे हैं। प्रोपोर्शनल कंट्रोल में जिस तरह एरर कम ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही आपका जो कंट्रोल जो फोर्स होगी वो भी वैसे ही कम ज़्यादा होगी। अगर ये नेगेटिव है तो इट विल बी नेगेटिव एज वेल यूटी। बट इन इंटीग्रल कंट्रोल ऐसा नहीं है, एरर आपका कम हो रहा है लेकिन आपका जो जो आपकी जो यूटी की वैल्यू है वो बढ़ रही है, क्योंकि तमाम एरर्स को ऐड कर रहा है। एंड सिमिलरली जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे अब एरर जो है नेगेटिव हो गया, तो इसीलिए ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं डाउनवर्ड ट्रेंड आया है, फिर दोबारा ये ऊपर आया है। तो क्या जाहिर हुआ इससे कि अगर आपका एरर ज़ीरो भी हो जाए, जो कि यहाँ पे मौजूद, जो यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, उसके बावजूद आपकी जो यू टी की वैल्यू है वो सिस्टम में रहेगी, तो सिस्टम में फोर्स जो है वो रहेगी, जो कि हम ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि जब एरर ज़ीरो हो जाए तो सिस्टम जो है वो फिर एक नॉर्मल उस पर पेस पे चलता रहे। अगर हम वहाँ पहुँच चुके हैं तो सिस्टम आपका बंद हो जाएगा, अगर आपने अपनी जो रिक्वायर्ड पोजीशन है वो अचीव कर ली है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखते हैं, ये है रिस्पॉन्स टू टॉप डिस्टर्बेंसेस, और इसमें हम प्रोपोर्शनल कंट्रोल की ही बात कर रहे हैं। यानी कि फ़र्क क्या है, जो हमने लास्ट टाइम प्रोपोर्शनल कंट्रोल को अलग देखा था उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे एक डी के जो सिंबल है ये डिस्टर्बेंस है, कोई भी आउटसाइड से डिस्टर्बेंस है, सिस्टम की डिस्टर्बेंस है, ठीक है, तो वो हमने डिस्टर्बेंस शो कर दी है, बाकी तमाम चीज़ें वैसी ही हैं। तो अब इस डिस्टर्बेंस से आपके स्टेडी स्टेट एरर में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये वो चेक करते हैं यहाँ पे। तो पहले क्या करेंगे, हम आर और सी की बात नहीं कर रहे हैं, हम डी और सी की बात करेंगे, क्योंकि आर और सी का तो फंक्शन हम निकाल चुके हैं कि स्टेडी स्टेट एरर जो है वो उसका जो फॉर्मूला था वो निकाल चुके हैं। अब डी की वजह से सी में क्या इफेक्ट आ रहा है, मतलब डी अगर हम कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आती है तो आपका स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है। तो हम ऑब्वियसली आर को ख़त्म कर देंगे, 2 इनपुट हैं तो आप 1 इनपुट की बात कर रहे हैं अभी, और फिर आप आराम से सी एस और डी एस निकाल सकते हैं सॉल्व करके, ये सब आपको चीज़ें भी पता हैं। नाउ हेयर सी एस इज़ नथिंग बट माइनस ई एस, देख रहे हैं आप, सी जो है वो वापस जा रहा है और वही ई है, क्योंकि यहाँ से तो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहा, तो वो नेगेटिव टर्म्स में होगा। तो यू कैन राइट कि ई एस डिवाइड बाई डी एस इज़ नथिंग बट माइनस सी एस डिवाइड बाई डी एस, और वो आ गया। और अब ये तो आपने एरर तो निकाल लिया, एरर का जो फॉर्मूला था वो तो आगे आपको ट्रांसफर फंक्शन में। अब आपने डी एस को कंसिडर करना है कि डी एस आप जो यहाँ ले रहे हैं वो है क्या, यूनिट स्टेप है, वो इम्पल्स है, क्या है। तो यहाँ पे अगेन हम यही बात करते हैं कि जो डी है उसको हम अगेन यूनिट स्टेप रहते हैं, यानी कि 1/s यूनिट स्टेप नहीं लेते, उसका कोई ना कोई एम्पलीट्यूड भी हम शो करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने किया है वो ये किया है, अज्यूम हमने ये किया है कि लेट्स कॉल अज्यूमिंग डिस्टर्बेंस एस स्टेप विथ टी डी एज इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम यहाँ डी एस को 1/s नहीं ले रहे, हम टी डी डिवाइड बाई एस ले रहे हैं। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि अगर ये यूनिट स्टेप होता है डिस्टर्बेंस, तो आप मैग्नीट्यूड का इफेक्ट क्या है स्टेडी स्टेट एरर में वो निकाल नहीं पाते आप, क्योंकि तो 1 है ना वो तो यहाँ पे इसीलिए हम मैग्नीट्यूड लेके जा रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि मैग्नीट्यूड से क्या इफेक्ट पड़ता है, डिस्टर्बेंस के मैग्नीट्यूड से क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टेडी स्टेट एरर के अंदर। तो वो टी डी का नाम दे दिया हमने। तो यूनिट स्टेप विथ टी डी एज अ मैग्नीट्यूड, तो क्या उसका डी एस का फॉर्मूला होगा टी डी डिवाइड बाई एस, ठीक है। तो अगेन वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आप, टी डी डिवाइड बाई एस आपने लिखा, आप सब कुछ सॉल्व किया, तो आपके पास जो स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है वो टी डी डिवाइड बाई के पी आ रहा है,
अब इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि जो डी का इफेक्ट है सी के स्टेडी स्टेट एरर के ऊपर, वो ये फॉर्मूला नीचे जो है आपका वो कंट्रोल जो गेन है प्रोपोर्शनल का वो आ गया है, और टी डी इज़ द मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये हुआ जो टी डी जो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टर्बेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेडी स्टेट एरर के साथ। तो अगर टी डी मेरा बढ़ता है यानी कि डिस्टर्बेंस का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो स्टेडी स्टेट एरर भी बढ़ेगा। तो ये इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ रही हो तो वो सिस्टम को मज़ीद ख़राब कर देगा, स्टेडी स्टेट एरर को या ऑफसेट को बढ़ा देगा वो, अगर आप सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हम इसमें ये काम करते हैं कि लेट्स के पी के अंदर हम इंटीग्रल कंट्रोलर भी इसमें ऐड करते हैं। लेट्स सपोज, फिर देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे सिस्टम में हमने ये किया है, ये तो एग्जैक्ट अगेन वही सिस्टम है। यहाँ पे डी डिस्टर्बेंस है आपकी, और यहाँ जो है वो दोनों कंट्रोलर हैं। आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क सिर्फ ये है कि के पी तो आगे सिंपल प्लस, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा के पी के साथ तो इट विल बिकम के पी डिवाइड बाई टी आई। तो के पी डिवाइड बाई टी आई बेसिकली के आई के बराबर है। हम बाज़ बात ये करते हैं कि हम क्योंकि कॉमन ले लिया ना यहाँ पे, के पी मतलब जो गेन है इंटीग्रल कंट्रोलर का इट विल बी के पी डिवाइड बाई टी आई, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने ये किया है कि कॉमन लेने के लिए उन्होंने के पी को के आई की टर्म्स में रिलेट कर दिया है। तो आप अगर चाहें तो ऐसा ना करें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के पी प्लस के आई डिवाइड बाई एस। तो ऐसा भी कर, जैसे यहाँ पे जो इंटीग्रल कंट्रोलर में हमने किया था कि के आई डिवाइड बाई एस था, सिंपली इसको आप प्लस कर देंगे, इसके साथ के पी को ऐड कर देंगे। तो इस तरह कर लें आप। लेकिन बाद किताबों में ऐसा भी होता है कि उसको टी आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि एक और जो है वो कांस्टेंट ले लें, उसको हम शो करते हैं। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ के पी को टी आई से डिवाइड कर देंगे तो वो के आई बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हो गया पूरा का पूरा। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक्जैक्टली वही काम करते हैं, उसको जीरो करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम करेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ़र्क क्या है कि जो यहाँ पे जब आपने सॉल्व किया इसको, तो ये जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी ये क्वाड्रेटिक से क्यूबिक बन गई है। अगर हमने इंटीग्रल कंट्रोलर अप्लाई किया तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। अगर आप पीछे जाके देखेंगे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में तो ये क्वाड्रेटिक थी, क्योंकि ये एस कैंसिल आउट हो रहा था। तो खैर इसको आगे देखते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे अगेन वही काम किया, स्टेडी स्टेट एरर निकाला और लिमिट लगाया टेंड्स टू जीरो। तो हमें ये पता चला कि जो हमारा स्टेडी स्टेट एरर है वो अगेन जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल कंट्रोलर लगाने से चाहे सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो या ना हो, चाहे आपका आउटपुट कोई डिस्टर्बेंस आ रही हो या ना आ रही हो, स्टेडी स्टेट एरर जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये कंफर्म हो गया कि जो आपका इंटीग्रल कंट्रोलर है वो स्टेडी स्टेट एरर को ज़ीरो कर देता है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि क्यों हम इसको अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं? कैन वी यूज़ द इंटीग्रल कंट्रोलर अलोन? नो, इट्स नॉट यूज अलोन बिकॉज इट विल डीस्टेबलाइज द सिस्टम। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैंने अभी दिखाया आपको कि जब जो आपका इंटीग्रल कंट्रोलर होता है ये ऑसिलेशंस करता है सिस्टम में, और क्योंकि एरर जो है वो जो एरर इंटीग्रेट हो रहा है वो हमेशा सिस्टम में रहेगा। तो इसका मतलब कि वो जो यू ऑफ टी है यानी कि फोर्स जो सिस्टम पे लग रही है वो भी हमेशा रहेगी। तो सिस्टम कभी स्टेबलाइज ही नहीं हो पाएगा, रुक नहीं पाएगा सिस्टम को, मुश्किलात होंगी, ठीक है। तो इसीलिए इंटीग्रल कंट्रोल कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि वो ऑसिलेशंस काफ़ी बढ़ा देता है। The proportional control action tends to stabilize the system, while the integral control action tends to eliminate or reduce steady state error in response to various inputs. तो ये एक कंबाइंस था कि आपको इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन हम अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज़ विथ प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होना चाहिए सिस्टम के अंदर, प्रोपोर्शनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उस वक्त के एरर की बात कर रहा होता है। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि भाई अगर हम प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन जो है इस्तेमाल करें, तो अगेन वही सिस्टम है। यहाँ पे हमने कोई डिस्टर्बेंस नहीं लगाई, पहले सिस्टम को हम देखते हैं। तो नाउ दिस इज अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर प्लस अ डेरिवेटिव कंट्रोलर। के डी एस आ रहा है तो इसका ना डेरिवेटिव टर्म थी, तो जब भी वो के डी एस आ रहा है, आप पीछे जाके देख सकते हैं कि जो डेरिवेटिव कंट्रोलर उसमें उसका जो गेन होता है और एस से मल्टीप्लाई हो जाता है वो। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया सिस्टम का, और इसमें ये जो नीचे वाली जो ऑब्वियसली इक्वेशन है ये आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो इसको हम अलग से ज़रा चेक करते हैं कि क्या 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 इस के डी का क्या इफेक्ट हो रहा है इस सिस्टम के ऊपर। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो इक्वेशन है इट्स अ टिपिकल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ऐसा ही है बिल्कुल, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बन के आ रही है। नाउ
जे को तो आप ऑब्वियसली नीचे ले जाएंगे, जिसको अगर कंपेयर करना चाह रहे हैं, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, तो नाउ ओमेगा एन तो सिस्टम का है, तो वो तो चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो के डी है, ये जो के डी है, ये डायरेक्टली क्या अफेक्ट कर रहा है, ये सिस्टम के जीटा को अफेक्ट कर रहा है, जीटा को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये पूरी टर्म जो है ये 2 जीटा ओमेगा एन है। 2 इज कांस्टेंट, ओमेगा एन इज कांस्टेंट, तो जो के डी का इफेक्ट आ रहा है वो डायरेक्टली जीटा के अंदर आ रहा है। अगर सिस्टम में आप डैम्पिंग बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, सिस्टम का ओवरशूट कम होता है, जल्दी जो है वो कन्वर्ज करता है सिस्टम। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि के डी डायरेक्टली अफेक्ट्स द डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम। के डी को आप बढ़ाएंगे तो आपका सिस्टम की डैम्पिंग बढ़ जाएगी और सिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, जल्दी डायोड हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। सही है, तो ये कैसे शो किया हमने, कि जो आपका ट्रांसफर फंक्शन से शो किया हमने ये बात। अच्छा, ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट द डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन, क्या डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन अकेले इस्तेमाल हो सकता है? बिकॉज डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन ऑपरेट्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एक्चुएटिंग एरर एंड नॉट on the actuating error itself. This mode is never used alone. It is always used in combination with proportional or proportional plus integral control action. Now the problem is, इसको समझाने के लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखें आप जरा यहाँ पे डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन के बारे में जो चीज़ है, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, फिर ये एरर है जो कि उसका जो बड़ा लीनियरली, फिर ये अगेन स्ट्रेट हो गया है। नाउ द प्रॉब्लम इज, यहाँ देखें जहाँ एरर कांस्टेंट है वहाँ पे डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसका, अगर आप डेरिवेटिव लेंगे इस एरर का तो कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज़ नो चेंज। तो प्रॉब्लम क्या आई, डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन वहाँ पे फेल हो जाएगा जहाँ पे आपका एरर कांस्टेंट होगा, वहाँ पे वो कुछ भी एक्शन नहीं देगा, जो आपकी फोर्स होगी वो जीरो होगी, क्योंकि नथिंग इज मल्टीप्लाइंग विद द फोर्स विद द के डी, यानी कि गेन से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका डेरिवेटिव फेल हो जाता है, इसीलिए इसको अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये रेट ऑफ चेंज पे काम कर रहा है, ये तो उस पर काम ही नहीं कर रहा है एक्चुएटिंग एरर इटसेल्फ पे, तो इट्स वेरी हाईली अनलाइकली कि हम इससे अकेले फ़ायदा उठा सके। सिस्टम कभी भी आपका जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये जो तीनों कंट्रोल एक्शन है, इसमें आप प्रोपोर्शनल तो अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट एरर पे काम कर रहा है, उसी वक्त के एरर पे काम कर रहा है, लेकिन इंटीग्रल डेरिवेटिव आप अलग अलग इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए आइदर यू कैन यूज़ only proportional controller, or you can use proportional plus integral controller, or you can use proportional plus derivative controller, or the best is to use proportional plus integral plus derivative controller, क्योंकि तीनों ही डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक्शन जो है उसकी जो है वो एक सिमुलेशन की गई है यहाँ पे। तो द प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक्शन की भी रिड्यूसेस द राइज टाइम, यानी कि सिस्टम जो जल्दी राइज हो जाएगा, एंड इंक्रीज द ओवरशूट रिड्यूसेस द स्टेडी स्टेट एरर। ये आप सबको पता है, ये काम कर रहा होता है। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें, यहाँ पे के की वैल्यू 100 है, यहाँ पे के की वैल्यू 300 है। आप देख सकते हैं दोनों में यहाँ जो कन्वर्ज कर रहा है सिस्टम वो 0 अराउंड समथिंग 0.8384 के करीब कर रहा है। हमने के की वैल्यू बढ़ाई तो अब सिस्टम कन्वर्ज कर रहा है 0.95 के करीब। देख रहे हैं आप, स्टेडी स्टेट एरर कम हो गया। अगर आपने के की वैल्यू बढ़ाई है तो आपका स्टेडी स्टेट एरर कम हो गया, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ है। सेकंड, एक मसला ये हुआ है कि ओवरशूट बढ़ गया। यहाँ पे जो है हम 1 से आगे नहीं जा रहे, लेकिन के 300 पे हम 1 से ऊपर निकल गए, और फिर वो कन्वर्ज होके वो कन्वर्ज 1 पे नहीं हो रहा है, वो नीचे कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, तो इसने जो है वो ओवरशूट भी बढ़ा दिया, स्टेडी स्टेट एरर कम किया, और राइज टाइम भी बढ़ा दिया है। राइज टाइम से मुराद कि कितना टाइम इसको लग रहा है कितना टाइम इसको लग रहा है पहली बार 1 तक पहुंचने में। तो आप देख रहे हैं ये स्लो सिस्टम है, ये स्लो सिस्टम है। आपने के बढ़ाया, इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, 0.4 सेकेंड्स लग रहे हैं 1 तक पहुँचने में। यहाँ पे जो है वो 0.2 के करीब ही पहुँच गया 1 पे। ठीक है, तो आप के पी या के की वैल्यू बढ़ाएंगे प्रोपोर्शनल कंट्रोल के अंदर तो सिस्टम जो है वो फास्ट हो जाता है, उसका जो राइज टाइम है वो बढ़ जाता है। और यहाँ सारी बात लिखी हुई है, इट कैन बी इजिली कंक्लूडेड दैट अप्लाइंग पी कंट्रोलर डिक्रीजेज द राइज टाइम एंड आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ रिडक्शन ऑन द स्टेडी स्टेट एरर इंक्रीजिंग के ओनली लीड्स टू ओवरशूट ऑफ द सिस्टम रिस्पॉन्स। तो देख रहे हैं हम, एक खास हद तक आप के बढ़ाएंगे तो स्टेडी स्टेट एरर कम होगा, लेकिन उसके बाद जो है
जो के बढ़ाने का इफेक्ट होगा वो ओवरशूट में होगा, यानी कि ओवरशूट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है एग्जैक्टली, आप उस लिमिट से आगे निकल चुके हैं, इसीलिए ओवरशूट बढ़ गया है। P control also causes oscillations if sufficiently aggressive in the presence of lags or dead time। तो ये खैर हमें समझना नहीं है भी, ये थोड़ा जो है वो आगे की चीज़ है, लेकिन ये इसमें कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप बहुत एग्रेसिवली, आपका सिस्टम बहुत एग्रेसिव है, आप के की वैल्यू बहुत एग्रेसिव है आपकी, जो कि यहाँ पर नज़र आ रही है कि 300 इज़ अ ह्यूज नंबर, तो आपका सिस्टम जो है अच्छी खासी उसमें ऑसिलेशंस हो सकती हैं। आप इसमें दोनों में कंपेयर करें अगर, तो यहाँ पे ऑसिलेशंस कम है, यहाँ पे ऑसिलेशन ज़्यादा है। उसके अलावा अच्छा, अब आपने प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव दोनों अगर मिला दिए तो देखें दोनों में फ़र्क क्या हुआ है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अगेन जो स्टेडी स्टेट एरर है वो ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो पीक है वो रिड्यूस हो गई है। जब के डी 10 के बराबर था तो आप इस पीक को कंपेयर कर सकते हैं इस पीक से, तो जब के डी को हमने बढ़ाया है तो पीक कम हो गई, यानी कि ओवरशूट कम हो गया, और यही काम है डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन का। और ऑब्वियसली बात है कि सेटलिंग टाइम भी इसने कम कर दिया, जल्दी सेटल हो गया सिस्टम। जब आपने के डी को बढ़ाया 20 कर दिया तो सिस्टम जल्दी सेटल हो गया, इस पॉइंट के अराउंड वो सेटल हो चुका है। नेक्स्ट इज़ द प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे के आई की वैल्यू 70 है और यहाँ पे के आई की वैल्यू 100 है। हम सिर्फ इंटीग्रल कंट्रोलर को चेंज करके देख रहे हैं, तो हम जिस कंट्रोलर की बात हो रही है उसी को चेंज करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर दोनों में जीरो है तकरीबन। ठीक है, यहाँ पे भी 1 पे कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पे भी वो 1 पे कन्वर्ज हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमने के आई को ज़्यादा बढ़ाया, 100 कर दिया 70 से, तो उसमें ओवरशूट आ गया और सिस्टम थोड़ा फास्ट भी हो गया है। तो ये जो राइस टाइम था वो आपका कम हो गया है, जल्दी सिस्टम जो है वो 1 पर आ गया है एज कम्पेयर टू दिस थिंग। तो यहाँ पे अगेन के आई बढ़ाने से क्या हुआ, राइस टाइम डिक्रीज हुआ, बिल्कुल हुआ, जल्दी हो गया सिस्टम, जल्दी 1 तक पहुँच चुका है। इंक्रीजेस बोथ द ओवरशूट एंड द सेटलिंग टाइम, बिल्कुल उसने के आई 100 किया तो ओवरशूट भी बढ़ गया आपका और सेटलिंग टाइम देर में सेटल हो रहा है, और स्टेडी स्टेट एरर दोनों में ही उसने ख़त्म कर दिया बिल्कुल। तो वो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दोनों में ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, ये एक ओवरऑल पीआईडी का पैरामीटर्स किस तरह अफेक्ट करते हैं सिस्टम को, तो वो यहाँ पे गिवन है। ये आप जो सारी बातें हमने पीछे की हैं सारी की सारी वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो मुख्तलिफ जो कंट्रोल गेन्स हैं पी आई और डी के, वो किस तरह अफेक्ट करते हैं राइस टाइम को, ओवरशूट को, सेटलिंग टाइम को और स्टेडी स्टेट एरर को। अब सवाल ये आता है कि भाई हम सिस्टम के लिए जो इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपने जो है इन तीनों की जो के पी के आई और के डी है, इन तीनों की वैल्यू डिफाइन करनी है ना आपने, जो तीनों जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम नॉर्मली, जो बहुत सारे इसमें तरीके हैं, लेकिन एक तरीका जो सिंपल सा वो बता देता हूँ मैं आपको कि डिटरमाइन व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम नीड्स टू बी इम्प्रूव। ये तो पहले आपने डिसाइड करना है ना कि आपने सिस्टम को किस तरह इम्प्रूव करना है, उसका सेटलिंग टाइम इम्प्रूव करना है या उसका ओवरशूट कम करना है, उसको फास्ट करना है या सब काम करना है। तो ये फिर आप तीनों इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि राइट टाइम आपने अगर डिक्रीज करना है तो के पी को बढ़ाएंगे आप, या के पी इंक्लूड करेंगे। ओवरशूट और सेटलिंग टाइम को आपने इंप्रूव करना है तो के डी को इंप्रूव करेंगे, और आपने स्टेडी स्टेट एरर को खत्म करना है तो के आई को इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपने तीनों ही काम करने हैं तो ऑब्वियसली द बेस्ट ऑप्शन इज टू यूज द पी आई डी कंट्रोलर, जिसमें तीनों ही काम हो रहे होंगे। अच्छा, अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है जो कि एडवांस कंट्रोल्स की बात है, सिर्फ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि किस तरह चीज़ें चलती हैं। तो उसमें एक तरीका ये होता है कि आप पीआईडी की ट्यूनिंग करते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं इसके, इसमें हम बिल्कुल नहीं हमारा एक समझाने के लिए कि आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मेथड के थ्रू कुछ ना कुछ आप मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। तो उसमें आप पी आई और डी तीनों की वैल्यू निकाल रहे हैं और यहाँ पे फिर मुख्तलिफ उसके आउटपुट्स गिवन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पी आई की वैल्यू है वो नॉर्मली सबसे कम है, डी और पी दोनों से कम है। वजह आई की वैल्यू क्यों कम होती है, क्योंकि आई के साथ जो एरर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इंटीग्रल एरर होता है, तमाम एरर्स जो हैं वो ऐड हो रहे होते हैं। तो इसीलिए नॉर्मली जो आपके पास के आई, ये के आई है बेसिकली, जो के आई की वैल्यू है वो हमेशा के पी और के डी की वैल्यू से कम होगी। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है कि आप के आई की वैल्यू के पी और के डी से आप कम रखेंगे। तो ये ओवरऑल एक वो कॉन्सेप्ट था पीआईडी कंट्रोलर का। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक विकीपीडिया का जो है
सिमुलेशन है और बहुत ही अच्छी सिमुलेशन है, तो उसमें आपको मैं समझाता हूँ क्या किस तरह चल रहा है। इफ़ यू मैं इसको ज़रा इससे बड़ा ही नहीं हो रहा है, बस तीनों जीरो हो जाएंगे। अब से की पीटे पे जाके देख सकते हैं के पी बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है। अब डर जाएंगी, सेटल हो जाएगा। देख रहे हैं आप, इसको एक बार दोबारा देखते हैं। सॉरी ये लग गया। ओके, इसको फास्ट किया, बढ़ा दी, केडी ने ऑसिलेशंस भी कम कर दी, सेटल कर दिया उसको। तो आई एन केडी कंट्रोलर तीनों को साथ इस्तेमाल करें, और उससे फिर आप सिस्टम को ऑब्वियसली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसको, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है क्लास में, एंड देन आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।